तो अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिया की। अपन बात करते हैं कि अपन मैनेजमेंट क्या करेंगे। एक चीज को ध्यान से सुनना, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट विद मेडिसिन एंड साइकोथेरेपी इज नीडेड टू प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स। चलो एक बार मैं मैनेजमेंट को पढ़ाने से पहले दो टर्म्स क्लियर करना चाहता हूँ। दो टर्म्स में यूज करूंगा, एक रिलैप्स और एक रिमिशन। क्या होता है रिलैप्स? रिलैप्स का मतलब क्या होता है? वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स आफ्टर टेम्परेरी इंप्रूवमेंट। मतलब कि टेम्परेरी क्या होगा, वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? रिलैप्स बोल रहे हैं। इट मींस वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स आफ्टर टेम्परेरी इंप्रूवमेंट। मतलब कि वो सिम्टम्स वापस आ जाएंगे। टेम्परेरी इंप्रूवमेंट मतलब कि थोड़े टाइम के लिए वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? रिलैप्स बोल रहे हैं। रिमिशन का मतलब क्या होता है? द स्टेज ऑफ कंप्लीटली रिडक्शन इन सिम्टम्स। कंप्लीटली सिम्टम्स कम हो गए, रिड्यूस हो गए, इस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? रिमिशन बोल रहे हैं। तो रिमिशन का मतलब क्या है? द स्टेज ऑफ कंप्लीटली रिडक्शन इन सिम्टम्स। सिम्टम्स कंप्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं बोला कि मैनेजमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिया में मैंने क्या बोला? लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज नीडेड विथ मेडिसिन एंड साइकोथेरेपी टू प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स। शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स वापस ना आ जाए, इसलिए अपन को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलाना होता है। किसका? शिजोफ्रेनिया का। ये बात समझ में? वापस सुनना, ट्रीटमेंट इज नीडेड, ट्रीटमेंट की जरूरत है इवन व्हेन सिम्टम्स आर एस या फिर डिसअपियर। अगर सिम्टम्स चले भी गए फिर भी अपन को शिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर जैसे अपन ने शिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट बंद किया तो वो सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? वापस रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि वापस रिलैप्स होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में? रिलैप्स और रिमिशन का मतलब समझ में? रिलैप्स मतलब कि वापस सिम्टम्स हो रहे हैं, टेम्परेरी इंप्रूवमेंट के बाद उसको रिलैप्स बोल रहे हैं। और रिमिशन मतलब कि कंप्लीटली सिम्टम्स क्या हो गए? रिड्यूस हो चुके हैं, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? रिमिशन बोल रहे हैं। अब मैनेजमेंट में अपन पॉइंट लिखते हैं, तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज नीडेड विद मेडिसिन एंड साइकोथेरेपीज। मेडिसिन और साइकोथेरेपीज का अपन को क्या होगा? लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना है टू प्रिवेंट द रिलैप्स ऑफ शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स। क्यों देना है? अपन को शिजोफ्रेनिक के जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाए? रिलैप्स ना हो जाए, इसलिए अपन को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना होता है। दूसरी बात, ट्रीटमेंट इज नीडेड इवन व्हेन सिम्टम्स आर एस। सिम्टम्स एस आर से अगर सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं फिर भी अपन को क्या होगा? उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट अपन को चलाना होता है। जैसे अपन ने ट्रीटमेंट अगर बंद कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? सिम्टम्स वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज है। तो अपन इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? अपन क्या मैनेज करेंगे? तो अब मैनेजमेंट में फर्स्ट अपन देख रहे हैं साइकोफार्माकोलॉजी के, भाई कौन कौन से ड्रग्स देंगे, क्या चीज दे, इस चीज को अपन देखते हैं। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट अगर अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट अपन साइकोफार्माकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोफार्मा देखते हैं कि भाई क्या ड्रग्स देंगे। भाई साइकोफार्माकोलॉजी में अपन क्या करेंगे? एंटीसाइकोटिक देंगे। क्या देंगे? एंटीसाइकोटिक देंगे। एंटीसाइकोटिक इज गिवन। अब एंटीसाइकोटिक देंगे तो कौन से एंटीसाइकोटिक देंगे? तो एंटीसाइकोटिक को मैं दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एक आती है एटिपिकल एंटी साइकोटिक। तो मैंने बोला कि अपन साइकोफार्मा मैनेजमेंट अपन फर्स्ट अपन देख रहे हैं साइकोफार्माकोलॉजी। तो अपन कौन सी ड्रग दे रहे हैं? तो अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर? एंटीसाइकोटिक दे रहे हैं। एंटीसाइकोटिक को अपन ने दो टाइप से डिवाइड किया है, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि D2 रिसेप्टर पे वर्क कर रही है, D2 रिसेप्टर पे वर्क कर रही है, मतलब कि डोपामिन पे वर्क कर रही है। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि D2 रिसेप्टर और 5-HT दोनों पे वर्क कर रही है। 5-HT बोले तो सेरोटोनिन, मतलब कि डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे वर्क कर रही है। मैंने बोला एटिपिकल ड्रग डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे वर्क कर रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ये? क्योंकि ये क्या कर रही है, जो टिपिकल है वो क्या कर रही है? सिर्फ डोपामिन पे वर्क कर रही है, और एटिपिकल डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे वर्क कर रही है। तो भाई एटिपिकल ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है। जो चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है ना, उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं। और ये एक पे इफेक्टिव, मतलब कि ये कम इफेक्टिव है, ये कम इफेक्टिव है, तो इसके साइड इफेक्ट भी क्या होते हैं? कम होते हैं। जस्ट एन एग्जांपल मानना, ये जो हेलोपेरिडोल है, ये हेलोपेरिडोल तुम्हारा फ्रेंड है, और ये जो क्लोजापिन है, ये क्लोजापिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस चीज को एज्यूम करना, ठीक है? तो अगर तुम्हारा फ्रेंड अगर तुमको छोड़ के जाता है ना, तो फ्रेंड छोड़ के जाएगा तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है यार, दोस्त है चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाढ़ में गया, तो सोचोगे ही नहीं इतना। समझ रहे बात को? फ्रेंड छोड़ के जाएगा तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये क्लोजापिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो तुम्हारे दिल और तुम्हारे दिमाग दोनों पे असर किया था। तो जब ये छोड़ के जाएगी तब तुम क्या होगे? तुम नशेड़ी बन जाओगे, तुम दारू सुट्टा करोगे। समझ रहे बात को? जिसका इफेक्ट ज्यादा है इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा है, और जिसके इफेक्ट कम है इसके साइड इफेक्ट भी कम है। अब बात समझ में आई? तो मैंने बोला एंटीसाइकोटिक अपन टिपिकल और एटिपिकल दे रहे हैं। टिपिकल जो कि सिर्फ D2 रिसेप्टर पे वर्क कर रही है, मतलब सिर्फ डोपामिन पे वर्क कर रही है, मतलब कि इफेक्ट तो कर रही है बट इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही हो। जो चीज ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होते हैं। एग्जांपल बोले तो हेलोपेरिडोल हुआ। एटिपिकल ड्रग जो कि डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे वर्क कर रही है, दोनों पे वर्क कर रही है, मतलब कि दिल और दिमाग दोनों पे असर किया है, तो इसके इफेक्ट ज्यादा है, तो क्या इसका साइड इफेक्ट भी तो ज्यादा होगा। एग्जांपल बोले तो क्लोजापिन। बात समझ में आई यहाँ? तो फर्स्ट अपन ने देखा साइकोफार्माकोलॉजी में एंटीसाइकोटिक ड्रग देखा। उसके बाद अपन सेकंड देखते हैं ईसीटी अपन देते हैं। सेकंड अपन क्या करेंगे?
ईसीटी देते हैं। ईसीटी बोले तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। शिजोफ्रेनिया में अपन कितने टाइम्स में ईसीटी, मतलब 8 से 12 बार अपन ईसीटी देते हैं। ईसीटी कितने टाइम्स देते हैं? 8 से 12 टाइम देते हैं। कैसे देते हैं? ऑन वन अल्टरनेट डे पे देते हैं, ऑन वन अल्टरनेट डे पे। ईसीटी जब पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे कितनी क्वांटिटी में देते हैं, क्या देते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, सब देखेंगे। अभी सिर्फ इतना रखना है, ईसीटी देते हैं अपन 8 से 12 टाइम ईसीटी देते हैं और एक अल्टरनेट डे पे देते हैं, यानी वीक्स में 3 बार देनी होती है। और एक अल्टरनेट डे मंडे को दी, ट्यूसडे को ना देंगे, वेडनेसडे को देंगे, उसका थर्सडे को ना देंगे, फ्राइडे को देंगे। इस तरीके से अल्टरनेट डे पे अपन को देनी होती है ईसीटी। थर्ड अपन बात करते हैं साइकोथेरेपी। फर्स्ट अपन ने साइकोफार्माकोलॉजी देखा, मतलब कि ड्रग क्या देते हैं। उसके बाद अपन ने ईसीटी देते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं साइकोथेरेपी कौन सी देते हैं। देखो साइकोथेरेपी कौन सी देते हैं। साइकोथेरेपी होता है क्या, पहले इस चीज को अपन देखते हैं। साइकोथेरेपी क्या होता है? इट इज अ थेरापेटिक रिलेशनशिप। ध्यान से सुनना, इट इज अ थेरापेटिक रिलेशनशिप बिटवीन client and therapist for the purpose of, it is a therapeutic relationship between client and therapist for the purpose of identify the cause of abnormal behavior। आइडेंटिफाई करना है कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर का क्या कारण है। उसके बाद एलिमिनेट द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर के कॉज को एलिमिनेट करना है। उसके बाद मॉडिफाई द बिहेवियर, बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। उसके बाद चेंज द थॉट एंड थॉट प्रोसेस, उसके बाद थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना है, मतलब कि जैसा इंसान पहले था उसको वैसा लाना है। मतलब कि जैसे कि अगर कोई अपन मेंटल इल है, मेंटल इल पेशेंट अगर थेरेपिस्ट के पास जाएगा तो थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट एक रिलेशन बिल्ड करेगा, एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करेगा ताकि सामने वाला पूरी चीजें बता सके, फ्रेंकली तरीके से उसके दिमाग में जो भी है उसका पास्ट जो भी उसको बता सके। जब वो चीजें बताएगा उससे क्या होगा? आइडेंटिफाई होगा कि इसके एबनॉर्मल एबनॉर्मल जो बिहेवियर, इसका कोज क्या है, इसका कारण क्या है। जब इसका कारण पता पड़ेगा तो वो उस कारण को एलिमिनेट करेगा, उस कोज को एलिमिनेट करेगा। जब वो एलिमिनेट करेगा मतलब कि क्या करेगा? उसके बिहेवियर में मॉडिफाई करेगा। जब बिहेवियर मॉडिफाई करेगा मतलब कि कैसे करेगा? उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा। और जब उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, अच्छा हो गया, तो मतलब कि क्या होगा? रिहेबिलिटेशन हो गया, मतलब कि जैसा पेशेंट पहले था नॉर्मल, वैसा पेशेंट हो जाएगा। ये चीज को अपन क्या बोलते हैं? साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी क्या होता है? इट इज अ थेरापेटिक रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, उसके बाद एलिमिनेट द कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, उसके बाद मॉडिफाई द बिहेवियर, उसके बाद मॉडिफाई या चेंज द थॉट एंड द थॉट प्रोसेस, उसके बाद लास्ट में रिहेबिलिटेशन होता है, मतलब कि वापस जैसा पहले था पर्सन उसको वैसा कर देगा, उसका एंजाइटी रिड्यूस कर लेगा। ये चीज अपन को देखने को मिली। तो साइकोथेरेपी एक बड़ा टॉपिक है, इस चीज को अपन देखेंगे। बहुत सारी साइकोथेरेपीज होती है। तो अपन को मेनली शिजोफ्रेनिया में कौन सी साइकोथेरेपी अपन को देनी होती है? तो शिजोफ्रेनिया में अपन मेनली बिहेवियरल साइकोथेरेपी अपन इसके अंदर देते हैं। तो साइकोथेरेपी क्या होता है ये आइडिया हुआ, एक जनरल आइडिया। उसके बाद कौन सी साइकोथेरेपी अपन देते हैं? तो कौन सी साइकोथेरेपी अपन देंगे? मेनली बिहेवियरल साइकोथेरेपी इज गिवन। मेनली अपन क्या कर दे? मेनली बिहेवियरल साइकोथेरेपी अपन देते हैं। बिहेवियरल साइकोथेरेपी क्या होता है? जहाँ पे एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। बिहेवियरल साइकोथेरेपी में अपन क्या डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग्स अपन यूज करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एवर्जन बिहेवियर थेरेपी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट थेरेपी, assertive behavior therapy, selective relaxation technique, response shaping behavior therapy। ऐसे करके बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो कि अपन बिहेवियर थेरेपी में यूज करते हैं। जब अपन साइकोथेरेपी पढ़ेंगे तब इस चीज को अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखना, साइकोथेरेपी में अपन बिहेवियरल थेरेपी अपन मेनली कौन सी बिहेवियरल थेरेपी देते हैं? तो बिहेवियरल थेरेपी अपन देते हैं। साइकोथेरेपी क्या होता है? साइकोथेरेपी एक थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है किसके अंदर? क्लाइंट और थेरेपिस्ट के अंदर, जो कि क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा कॉज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर को, उसके बाद उसको एलिमिनेट करेगा, उसको उसके बिहेवियर में मॉडिफाई करेगा, उसके बाद इसका थॉट प्रोसेस चेंज करेगा और उसके बाद उसको वापस रिहेबिलिटेट कर लेगा। मतलब कि जैसा पेशेंट एबनॉर्मल था, मतलब कि जैसा पहले था उसको वापस पहले जैसा कर देगा, नॉर्मल कर देगा। इसको अपन बोल रहे हैं रिहेबिलिटेशन। ये चीज अपन को देखने को मिलती है। तो बिहेवियरल साइकोथेरेपी देखने को मिलता है। उसके बाद अपन फोर्थ अपन देते हैं बिहेवियरल साइकोथेरेपी देखने को मिला। अब अपन देखते हैं, अपन ने मैनेजमेंट ड्रग्स क्या देते देख लिया, अपन ने ईसीटी देख लिया, अपन ने साइकोथेरेपी कौन सी देते हैं ये चीज देख ली। अब अपन देखते हैं कि भाई नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। अपन मेनली नर्सिंग से पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स का नहीं, बट अपन नर्सिंग का अपन देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, कि भाई नर्स को क्या करना है, ये चीज अपन देखते हैं। तो फोर्थ अपन देखते हैं कि भाई नर्सिंग मैनेजमेंट के, अगर शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो क्या मैनेज करोगे। तो अगर मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट अपन देखते हैं सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट। कि भाई देखो कोई भी मेंटल इल पेशेंट है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रहता है कि भाई पेशेंट सेफ होना चाहिए, सेफ रहेगा तब चीज सही होगा ना। तो सेफ्टी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो सेफ्टी में अपन क्या करेंगे? असिस्ट द पेशेंट फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर, वायलेंस और सुसाइड। मतलब कि अपन को पेशेंट को असिस्ट करते रहना है, देखते रहना है कि पेशेंट एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं कर रहा, वायलेंस तो नहीं कर रहा, कि इसके कोई सुसाइडल एक्शन तो नहीं है। इस चीज को अपन को असिस्ट करना है, बल्कि पूरा दिन अपन को पेशेंट के साथ रहना है और उसको देखते रहना है, उसकी हर एक्टिविटी को अपन को नोटिस करना है। ये चीज हुआ। उसके बाद क्रिएट काम एनवायरमेंट
एंड रिमूविंग वेपन्स, एक काम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, मतलब कि बहुत एक शांति का वातावरण क्रिएट करना है कि भाई उसको एक शांति से बैठाते हैं। जैसे कि मंदिर में अपन जाते हैं, एक शांति का वातावरण होता है ना, एक काम एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल पीस होता है कि भाई मेंटल पीस मिलती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और वहां से जितने भी वेपन्स है, मतलब कि जो नुकसान, चक्कू वगैरह हो गया, कुछ भी लकड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी वेपन्स है, उन सब चीजों को अपन को क्या करना है, रिमूव करना है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो डिजायर बिहेवियर में क्या होता है, वॉयलेंस बिहेव कर रहा था, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी मार सकता है। तो इसलिए अपन को एक शांति का वातावरण क्रिएट करना है, मतलब कि काम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और जितने भी वेपन्स होंगे उस वेपन्स को क्या करना है, अपन को रिमूव करना है। उसके बाद देखा कि डेवलप अ क्राइसिस प्लान विद पेशेंट फैमिली मेंबर्स, मतलब कि क्राइसिस प्लान डेवलप करना है। मतलब कि अगर पेशेंट कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कि भाई खुद को मार रहा है या फिर दूसरों को मार रहा है या फिर सुसाइड करने के लिए ऊपर छत पे चढ़ गया, ऐसा हो गया, तो ऐसा क्राइसिस क्रिएट हो गई है, तो उस क्राइसिस में एक ऐसा अपन क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, तो उससे रिलेटेड अपन को एक प्लान क्रिएट करना होता है। तो क्राइसिस प्लान भी डेवलप करना होता है। ये सब चीजें आती है सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के, भाई पेशेंट की सेफ्टी को अपन को ध्यान रखना है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई रिस्क होती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें अपन देखते हैं सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद अपन सेकंड देखते हैं, सेकंड अपन देखते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन का यूज करना है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब कि क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, ताकि पेशेंट क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके नर्सिंग स्टाफ या जो भी उसको केयर दे रहा है उस पर ट्रस्ट कर सके। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेट करना है। तो इसके अंदर क्या करना है, यूज नॉन वर्बल क्यूज या गेस्चर। अब मैंने बताया था कि शिजोफ्रेनिया है, तो शिजोफ्रेनिया का अपन ने केटाटोनिक देखा था। केटाटोनिक में केटाटोनिक स्तूपर की मैंने बात करी थी। स्तूपर मतलब कि म्यूट और मोशनलेस। अगर इंसान म्यूट है, मतलब कि चुप है, तो क्या तुम कम्युनिकेट कर पाओगे क्या, उससे कम्युनिकेट ही तो नहीं कर पाओगे। तो जब इंसान चुप है तो क्या कम्युनिकेट करोगे, बोल के तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते। तब तुमको क्या करना है, नॉन वर्बल क्यूज या गेस्चर का इस्तेमाल अपन को करना होता है। जैसे कि कपल्स के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, लड़कियों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है अपने पार्टनर से कि भाई झगड़ा होता है तो आदमी क्या होता है, चुपचाप बैठ जाता है, चुपचाप रहेगा, तो औरत थक हार के क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। अब कितना झगड़ा करेगी, आदमी बोल ही नहीं रहा तो झगड़ा क्या होगा, तो झगड़ा ही नहीं होगा भाई, आदमी शांत करेगा चीजों को। अब औरत क्या करती है उस समय, या फीमेल क्या करती है इसके अंदर, अब वो नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करेगी, मुंह चढ़ा के बैठ जाएगी, इधर उधर नखरे करेगी, बर्तन कप जोर जोर से कूटेगी। ये क्या है, गुस्सा तो पहले भी कर रही थी और अभी भी कर रही है, बट पहले तो वर्बली तरीके से कर रही थी, अब नॉन वर्बल क्यूज का या गेस्चर का इस्तेमाल करके कर रही है, मुंह चढ़ा रही है, जोर जोर से चीजों को पटक रही है। ये क्या है, नॉन वर्बल क्यूज से कम्युनिकेट कर रही है। तो अपन को अगर थेरापेटिक कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यूज या गेस्चर का इस्तेमाल करना है, तो अपन को क्या करना है कि पेशेंट से नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट करना है। अपन बोलते हैं ना खाना खाया, तो खाना कैसे, अपन ऐसे इशारा करते हैं भाई खाना खाया, तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है। उसके बाद अवॉइड जोकिंग, कोई भी मेंटल इल पेशेंट है ना, मेंटल इल पेशेंट के साथ कभी मजाक नहीं करने का। जैसे कि लाइफ में भी अगर अपन ने देखते हैं कि तुम किसी को किसी के नाम से चिढ़ा रहे हो, या किसी को पागल पागल बोल रहे हो, किसी को बोल रहे हो कि यार तू मेंटल इल है, भले वो मेंटल इल नहीं है, फिर भी तुम उसको बोल रहे हो यार तू तो मेंटल इल है, तू तो पागल है। अब उसको एक ही चीज अगर तुम बार बार बोलोगे ना, वो ऑटोमेटिकली उसको फील करने लग जाएगा, उसको मानने लग जाएगा। कभी भी मेंटल इल पेशेंट होते हैं, उसको जो चीज किसी की कमजोरी है ना, उसको बार बार टोकना नहीं चाहिए। जैसे किसी की हाइट छोटी होती है, तो तुम बार बार बोलोगे उसको हाइट छोटी ऐसे बोलोगे, तो ये क्या मेंटली अफेक्ट होती है, चीजें अफेक्ट होती है मेंटली। तो ये बात हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखने का कि किसी की कोई कमजोरी है, तो उसको कमजोरी को तुम बढ़ोतरी मत दो, उसको अपन को क्या करना है, दबाना है, उसको दिखे नहीं, उसको एलिमिनेट करना है, समझ रहे बात को। तो बार बार अगर किसी चीज को तुम उसी पे जोर दोगे, उसकी कमजोरी पे, तो वही कमजोरी उसकी बड़ी होती रहेगी। बात समझ रहे हो। तो जो भी कभी मेंटल इल पेशेंट होता है, तो मेंटल इल पेशेंट के साथ अपन को जोक नहीं करना होता, मतलब कि मजाक नहीं करना होता है। तो मेंटल इल पेशेंट को बोलोगे हगले, यही हगले, तो सही में हगलेगा, मजाक नहीं करना। तो मेंटल इल पेशेंट को बोलोगे ले मार ले, मुझे ही मार ले, वो तुमको सही में मार देगा, मजाक नहीं करना होता है। तो याद रखना, मेंटल इल पेशेंट के साथ कभी भी मजाक नहीं करना है अपन को। तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन में अपन ये चीज करते हैं, ऐसा प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन से तो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप होती है। एक अगर तुम किसी पे भरोसा कर रहे हो या अपन किसी पे भरोसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बिना बात के कर लेंगे क्या, नहीं ना। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे, लंबे समय तक प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे, तभी एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप होगी। ये चीज हुआ। और पेशेंट की यहाँ तक अपन बात करें, तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अपन नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और जोक नहीं करते, उससे मजाक नहीं करते, अपन को हर चीज को सीरियसली लेना होता है। ये चीज अपन ने देखा। उसके बाद थर्ड अपन देखते हैं साइको एजुकेशन, अपन को एजुकेशन देना होता है। उसके बाद अपन को क्या साइको एजुकेशन देना है, किसको, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को अपन को क्या करना है, एजुकेशन देना है। एजुकेशन किसके बारे में एजुकेशन देना है, अपन को पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को समझाना है कि भाई इसको इस तरह की मेंटल इलनेस है। किसी के पास अपन जाते हैं, एक डॉक्टर को या एक स्टाफ को चीजें अलग कैसे बनाती है, अपन बोलते हैं ना यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये डॉक्टर कब अच्छा लगता है, तुम गए,
डॉक्टर को तुमने अपनी कोई भी प्रॉब्लम सुनाई, उसने चुपचाप दवाई लिख के दे दी, तो क्या अच्छा लगेगा? ये चीज तुमको अच्छी नहीं लगने वाली। बट अगर डॉक्टर तुमको बताए, अच्छा ये चीज सुनेगा, तुम्हारी हर प्रॉब्लम अच्छे से सुने, फिर तुमको बताएगा अच्छे से प्रॉपर तरीके से, नहीं भाई तुमको ये इलनेस है, तुमको समझाएगा ये इलनेस है, इस तरीके से अपन इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इस तरीके से अपन इस चीज को वापस ना हो फ्यूचर में, इस तरीके से अपन इसको बचाएंगे। अगर ये चीज अगर कोई डॉक्टर या कोई नर्सिंग स्टाफ एक्सप्लेन करता है, तो ये चीज क्या पेशेंट को अच्छी लगेगी ही ना। तो ये क्या होगा, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप होगी, मतलब कि एक एजुकेशन, प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, सामने वाले को भी चीजें पता पड़ेगी, अच्छा नहीं यार ये मेंटल इलनेस है, मुझे इस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है और इस तरीके से मुझे इन फ्यूचर ध्यान रखना है, ताकि ये चीज बार बार ना हो। इसलिए अपन इसके अंदर क्या करते हैं, साइको एजुकेशन अपन देते हैं, जिसके अंदर पेशेंट की इलनेस के बारे में अपन बताते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं वो चीज अपन एक्सप्लेन करेंगे, और वापस ये शिजोफ्रेनिक जो सिम्टम्स है वापस रिलैप्स ना हो, ये सिम्टम्स वापस बार बार ना हो, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये चीज अपन इसके अंदर साइको एजुकेशन अपन बताते हैं। ये चीज अपन ने देखा। उसके बाद अपन लास्ट अपन देखते हैं इसका बेसिक नीड्स। भाई इसके बेसिक नीड्स भी अपन को फुलफिल करनी होती है, ध्यान रखना होता है। तो बेसिक नीड्स के बारे में अपन देखते हैं क्या होता है। तो अपन बेसिक नीड्स की अगर अपन बात करते हैं कि भाई बेसिक नीड्स में क्या करेंगे, मेंटेन द पेशेंट हाइजीन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब कि पेशेंट के हाइजीन का भी अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि पेशेंट तो मेंटल ही है, वो तो अपने हाइजीन का ध्यान रखेगा नहीं। और अपन नर्सिंग के हिसाब से नर्स को रखा ही क्यों है भाई, इसकी पेशेंट की हाइजीन और न्यूट्रिशनल स्टेटस का अपन को ध्यान रखना है भाई, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं कि गिव बोवल और ब्लैडर केयर, उसके अपन को बोवल और ब्लैडर केयर भी अपन को करानी होती है। उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज द इंडिपेंडेंसी ऑफ पेशेंट इन डेली रूटीन एक्टिविटीज, मतलब कि क्या होता है, जब अगर स्टार्टिंग में पेशेंट को क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि तुम असिस्ट करते हो पेशेंट को, मतलब कि हमेशा उसके साथ ही रहते हो, उसकी हर चीज को देखोगे, उसके बिहेवियर को देखोगे कि भाई उसका परमानेंट उसके साथ होता है, उसके साथ ही रहते हैं अपन। उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी इंडिपेंडेंसी को इंक्रीज करना है, मतलब कि उसको बोलना है, हाँ जा तू ये काम कर, मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अकेले वो चीज करने देनी है। अपन जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को क्या है, पहले तो उंगली पकड़ के चलाता है, फिर धीरे धीरे उसकी इंडिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं, फिर उसको बोलेंगे नहीं तो अकेले चल। इससे क्या करे, ग्रेजुअली उसकी इंडिपेंडेंसी को बढ़ा रहे। इसी तरीके से मेंटली इल पेशेंट पे स्टार्टिंग में अपन को पूरा ध्यान देना होता है, उसके साथ रखना होता है, उसके साथ ही रहना होता है, फिर धीरे धीरे उसकी इंडिपेंडेंसी को धीरे धीरे बढ़ाना होता है, ताकि उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अकेले रह सकता हूँ, ये चीज इसके अंदर आए। तो ग्रेजुअली इसकी इंडिपेंडेंसी को अपन को बढ़ाना होता है। उसके बाद अपन को हेल्प द पेशेंट टू मैनेज स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस, उसके बाद अपन को पेशेंट की हेल्प भी करनी है कि भाई वो स्ट्रेस से डील कर पाए, और उसका जो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उसको अपन को सही तरीके से अपन को बताना है कि भाई इस तरीके से चीजें होती है, ताकि इमोशनल डिस्ट्रेस उसको ना हो या इमोशनल डिस्टर्बेंस उसको ना हो। तो ये सब चीजें अपन को करनी होती है मैनेज। तो यहाँ पे अपना पूरा शिजोफ्रेनिया कंप्लीट होता है। अपन ने पूरा मैनेजमेंट देखा इसका कि भाई मैनेजमेंट क्या करते हैं। मैं वापस बता देता हूँ, रिलैक्स का मतलब तो तुमको पता है कि भाई वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स आफ्टर टेम्परेरी इंप्रूवमेंट, के भाई वापस सिम्टम्स आ रहे हैं, वापस एक बार सिम्टम्स चले जाता है फिर वापस आ जाते हैं, उसको अपन रिलैक्स बोलते हैं। और रिमिशन मतलब कंप्लीट रिडक्शन इन सिम्टम्स, ये चीज अपन ने देख ली। उसका मैनेजमेंट मैंने बताया कि शिजोफ्रेनिया का जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, मेडिसिन और साइकोथेरेपी का यूज करके लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा। अगर लाइफ लॉन्ग नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, सिम्टम्स वापस रिलैप्स हो जाएंगे, ये चीज देखिए। और ट्रीटमेंट इज नीडेड इवन व्हेन सिम्टम्स आर, अगर ट्रीटमेंट तब भी जरूरी, जब सिम्टम्स चले भी गए ना तब भी इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, अपन को ट्रीटमेंट करना होता है, ये चीज है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट अपन ने साइकोफार्माकोलॉजी देखा है, तो इसके अंदर अपन ने एंटीसाइकोटिक ड्रग देखा है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे। इसके अंदर अपन ने टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक देखा है। टिपिकल जो कि D2 रिसेप्टर पे वर्क कर रही है, जो कि सिर्फ डोपामिन पे वर्क कर रही है, तो मैं बोल सकता हूँ वो सिर्फ डोपामिन पे वर्क कर रही है, इसलिए कम इफेक्टिव है। एग्जांपल बोले तो हेलोपेरिडोल। और जो एटिपिकल है वो डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे वर्क कर रही है, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा दोनों पे वर्क कर रही है, मतलब कि ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने बोला एटिपिकल ड्रग जो कि डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे वर्क करी, मतलब कि ज्यादा इफेक्टिव है। एग्जांपल बोले तो क्लोजापिन अपन देखे, ये चीज देखा। उसके बाद अपन ने देखा ईसीडी। ईसीडी शिजोफ्रेनिया में ईसीडी 8 से 12 टाइम अपन जनरली कितनी बार देते हैं, 8 से 12 टाइम देते हैं, एक अल्टरनेट डे पे देते हैं। उसके बाद साइकोथेरेपी की अपन ने बात करी। साइकोथेरेपी मेनली कौन सी साइकोथेरेपी देते हैं, तो अपन ने बिहेवियरल साइकोथेरेपी अपन देते हैं। उसके बाद अपन ने नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करी। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी रहेगी, कोई भी पेशेंट होगा, मेंटली इल पेशेंट का कैसा भी, तो फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी रहती है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, भाई उसको पहले बचाना है, ठीक है। तो सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट में अपन ने असिस्ट करना, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर और वेलनेस इसको क्या करना, असिस्ट करते रहना है। एक काम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, और उसके बाद अपन को वेपन्स को भी रिमूव करना है, और उसके बाद एक क्राइसिस प्लान भी अपन को डेवलप करना होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी में। थेरापेटिक कम्युनिकेशन करना है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो एक प्रॉपर ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। और ये चीज हो, अगर पेशेंट म्यूट और मोशनलेस है तो अपन को नॉन वर्बल क्यूज का इस्तेमाल करना है, और अवॉइड जोकिंग, मजाक नहीं करना है अपन को। उसके बाद साइको एजुकेशन, अपन को पेशेंट को या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन देना है अबाउट द इलनेस, अबाउट द ट्रीटमेंट और अबाउट द रिलैप्स ऑफ सिम्टम्स, वापस नहीं हो, इस चीज के बारे में एजुकेशन
देना होता है अपन को। उसके बाद लास्ट अपन करते हैं बेसिक नीड्स की बात करते हैं कि भाई बेसिक नीड्स की हाइजीन और न्यूट्रिशन को मेंटेन करना होता है, बोल और ब्लडर केयर देनी है अपन को, उसकी इंडिपेंडेंस को धीरे धीरे अपन को इंक्रीज करना है ताकि पेशेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस आ सके, और उसके बाद उसके मैनेज उसके स्ट्रेस और उसके इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उसको मैनेज करने में अपन को हेल्प करनी है। तो अपना यहाँ पे शिजोफ्रेनिया कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितना डिलीवर कर सकते हैं मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर किया है। अगर तुम 10 एमसीक्यू सोल्व करते हो उसमें से 9 एमसीक्यू 200% सोल्व हो ही जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे बट 9 एमसीक्यू तो 200% सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना शिजोफ्रेनिया कंप्लीट है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट दे रखा है, वहां से तुम डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मुझे। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी अपना शिजोफ्रेनिया कंप्लीट हो चुका है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेल्यूजन। उसको भी बहुत अच्छी तरीके से और डीपली तरीके से देखेंगे। एक भी क्वेश्चन अपना रहना नहीं चाहिए और एक भी डाउट रहेगा नहीं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।